नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। एक तरह से 2024 का ट्रेलर चल रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2000 की पूरी पिक्चर 24 की पूरी पिक्चर कैसी होगी। पहले आपको संसद के बाहर इस बहस के पहले की 2 पिक्चर दिखाते हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें पीएम मोदी को संसद में जवाब देने से भागते हुए दिखाया। वहीं बीजेपी ने वीडियो पिक्चर रिलीज की जिसमें राहुल गांधी और इंडिया अलायंस दोनों को टारगेट किया गया। कैप्शन दिया, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। आप भी सुनिए। चुप बेशरम, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? फिर से 0 मार्क्स। स्कूल में ना सब लोग मुझे गदोहर गदोहर कहकर चिढ़ाते हैं। आप प्लीज कुछ करो ना। एक काम करते हैं, तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। नया नाम, नई पहचान। इंदर सिंह प्रेजेंट सर। गजोदर हो या इंदर, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अपनी हरकतें ठीक करो पहले। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो का यूपीए या INDIA से कोई संबंध नहीं है। 2 दिन से खबरें थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। बीजेपी भी इंतजार कर रही थी, लेकिन लोकसभा में चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। कांग्रेस ने कहा कि ये भी राहुल गांधी की गुगली है। बीजेपी ने ताना मारा कि शायद आज देर से सोकर उठे होंगे। अब खबर है कि राहुल गांधी 10 तारीख को यानी उसी दिन बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे और जिस दिन संसद में रहेंगे। गौरव गोगोई ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। चर्चा की शुरुआत मणिपुर से की, उसमें चीन मणिपुर हिंसा से शुरुआत, उसके बाद कश्मीर, चीन, महिला पहलवान, अडानी, मोहब्बत की दुकान, सब अपने भाषण में ले आए। सरकार की ओर से पहला जवाब निशिकांत दुबे ने दिया। उन्होंने भी मणिपुर से शुरुआत की। इसके बाद अपना ट्रैक चेंज किया और इंडिया INDI अलायंस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी लिस्ट गिराई। सोनिया गांधी पर बेटे और दामाद को लेकर अटैक भी किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को बढ़ाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और साथ ही साथ अपने दामाद को भेंट देने के लिए ये पूरा का पूरा काम कर रही हैं। और क्लोजिंग इस दावे से की कि 24 में विपक्ष कोई नहीं बचेगा। मोदी 400 सीटों के साथ लौटेंगे। विपक्षी क्षेत्रीय नेता भी बोले। सुप्रिया सुले ने के शब्दों में महाराष्ट्र में पार्टी टूटने की टीस दिखी। डिंपल यादव ने यूपी की पॉलिटिक्स को एड्रेस किया। संसद के नंबर गेम का सीन ये है कि सरकार के पास 369 नंबर है, यानी बहुमत से करीब करीब 100 ज्यादा। वहीं INDI अलायंस के पास सिर्फ 152 का नंबर है। अब सरकार के कॉन्फिडेंस का अंदाजा इससे लगाइए कि आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि INDI अलायंस तो खुद अविश्वास से भरा हुआ है। ये प्रस्ताव तो इसलिए लाया है ताकि आपस में विश्वास को परख सके। लिहाजा जमकर खेलना है, आक्रामक होकर आखिरी ओवर तक खेलना है और आखिरी बॉल पर हम सिक्सर भी लगाएंगे। तो 10 तारीख का भी इंतजार कीजिए जब राहुल आखिरी बॉल यानी अपनी गुगली डालेंगे और उसके बाद मोदी आखिरी शॉट लगाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि सिक्सर ही मारेंगे। Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very... राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। मैं सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं। लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल न हो। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी।
उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यह एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। ठीक है, तो क्या कहा है निशिकांत दुबे ने? बेटे को सेट करना है, यानी राहुल गांधी को सेट करना है, और दामाद को भेंट करना है, यानी उन्हें गिफ्ट देनी है। कई सारी बातें वैसे भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर होती रही है संसद में और संसद के बाहर। अब खबर यह है कि बड़ी खबर कि कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप भाषण, यानी वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और मणिपुर पे जो जो आरोप लगाए गए हैं उसका सिलसिलेवार ढंग से जवाब देंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर गए थे और वहां उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर रुककर, रात में रुककर वहां की स्थिति का जायजा लिया था, स्थिति को संभाला था, स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कल जवाब देंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं फटाफट आपका तारुफ करा देता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंशुल अभिजीत जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और धीरेन्द्र कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले मैं सीधे शिवम त्यागी के पास चलूंगा। शिवम त्यागी जी, नैरेटिव सेट हो गया 2024 के लिए? दीपक जी, जहां तक 2024 के नैरेटिव की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर किया। शुरुआत हुई थी मणिपुर से और मुझे लगता है मणिपुर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और पूरी सरकार की संवेदना के साथ जिस तरीके से हमने चाहा कि चर्चा की शुरुआत हो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, किसी भी तरह से दिखाना था कि हम इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, एक साथ हैं। तो उनको मणिपुर में एक तरीके से, जैसे वो एक कहावत होती है कि गिद्धों को नोचने के लिए कोई जगह मिली, तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की और तमाम जगह पर जहां सरकार चाहती थी चर्चा हो, चर्चा नहीं हो पाई। अंततः वो चाहते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री आकर बोले। मुझे लगता है विश्वास प्रस्ताव लाकर जो हुआ उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री भी उस पर जवाब देंगे और आज गृह मंत्री जी मणिपुर की स्थिति पर जवाब देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी रुख विपक्ष का सही होता तो ये शुरुआत के 2-3 दिन में ही ये सारी स्थितियां बेहतर हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब 2024 पर आता है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव लड़ने के लिए मणिपुर की स्थिति को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कामों पर 2024 में जीत कर आएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर 2024 में जीत कर आएंगे। हम अपने 303 सांसदों और एनडीए के दम पर जीत कर आएंगे। हम जनता के विश्वास पर जीत के आएंगे। हमें नेता, ऐसे नेता जिनके पास पार्टी नहीं, किसी के पास नेता नहीं, ऐसे नेता जिनको लगता है कि वो अलग अलग लड़ नहीं सकते, वैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं। और अंत में एक चीज मैं बस एक और कहना चाहता हूं, 2024 में जैसा कि इस देश के गृह मंत्री जी ने कहा भी कि 2024 में और 5-6 दल अगर आपके पास हो तो आप उनको भी जोड़ लीजिए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी। अंशुल, आज तो राहुल गांधी को ओपनिंग बैट्समैन बनना था, लेकिन अधीर रंजन कह रहे हैं गुगली डाल के चले गए। अब जब वो गुगली बॉल डालेंगे तो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं छक्का लगाएंगे। क्या मानना है आपका? राहुल जी को आज शुरू कर देना चाहिए था? कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया पेज से तो ये भी आ गया कि राहुल गांधी इस समय भाषण देंगे। ये देखिए लिंक। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इतने बेचैन क्यों है राहुल गांधी को सुनने के लिए? बहुत सारे नेता हैं, आराम से हम बोले, आराम से और भी बोलेंगे। मेरे एक प्रतिध्वनि आ रही है, उसको मैं ठीक करा देता हूँ। इको ठीक कराइए अंशुल जी का प्लीज। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी बोलेंगे। आप इतने बेचैन मत होइए, आप चैन से रहिए, आप सुनिए उनकी बात। लेकिन इतनी देर से जो वो बात कह रहे थे भारत जोड़ो ये यात्रा के दौरान, वैसे भी 2 साल से वो बार बार कह रहे थे और इस मुल्क की आवाम को अवगत करा रहे थे, होशियार करा रहे थे, जानकारी दिला रहे थे कि ये सरकार का असली चेहरा कैसा है, ये सरकार कैसे नफरत फैलाती है, कैसे अपने कानूनों को हथियार में बदल देती है, कैसे जो संस्थाएं हैं, जो इदारे हैं, उनका गलत इस्तेमाल करती है, कैसे मंदी, कैसे बेरोजगारी, कैसे मुफलिसी यहाँ पर फैली हुई है, कितनी नाकाम है ये सरकार, कितनी अयोग्य है सरकार, कैसे चीन हमारे जमीन पे आके बैठा हुआ है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कोई डिबेट कर रहे हैं, ना वार्तालाप कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे थे 2 साल में। तो ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी कभी बोले नहीं, वो तो हर वक्त बोलते रहते हैं और लोगों को अवगत कराते रहते हैं, इस सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव का यही अर्थ है
कि इस सरकार को आईना दिखाते रहे और इनकी पोल खोलें। इनकी जो धोखेबाजी है, इनको जो गुमराह करना है, लोगों को नफरत फैलाना है, इनकी तो आदत है नफरत फैलाना। ये मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, वहां पर हिंसा की दर्दनाक तस्वीरें और खबरें रोज आ रही हैं, वो अभी तक बोले क्यों नहीं इस वक्त पे? दो लाइन कह के, 2 लफ्ज कह के 2 महीने बाद वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये बताइए कि यहां पर हिंसा की खबरें अब हरियाणा से आ रही हैं, गुड़गांव से आ रही हैं। गुड़गांव यहां से कितनी दूर है? आप मुझे बताइए। पानीपत से भी आ रहे हैं, वहां पर लोगों का, समुदाय का बहिष्कार हो रहा है और सरकार ऐसे ही बैठी हुई है। बिल्कुल नाकाम सरकार है, बिल्कुल अयोग्य है। मैं ये कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी इतिहास में सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री जी कहलाएंगे। इनका सिर्फ एक काम है कि नफरत फैलाना और दूसरी बातें करना, ध्यान भटकाना। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड के वक्त में उस समय जब लाशें गंगा में बह रही थी, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने मौन साधना में विलीन हो गए और कुछ बोले नहीं, अभी जैसे हैं। तो ठीक है, हम बिल्कुल बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो बेमतलब की बातें करते हैं। आपको याद है पिछली बार जब वो बोले थे तो बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने, जो नेहरू नाम है उस पर टिप्पणी देने लगे। अरे यहां पर बेरोजगारी की समस्या है, यहां पर लोगों की जो फरियाद है, जो रंजिशें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको आप कैसे सुलझाएंगे, उनका जवाब क्या होगा, उसके बारे में नहीं, नेहरू नाम पे वो टिप्पणी देने लगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं। मुझे पता है कि बीजेपी और भाजपा सरकार को, देखिए एक आखिरी चीज मैं कह रहा हूं, यहां पर भाजपा सरकार को इंसानों की कोई कीमत नहीं है। यहां पर इंसान रहे नहीं रहे, भाई जानवर को तो महफूज रखिए। जो चीता लेके आए थे वो भी, उनका भी निधन हो रहा है। और आपको वो तस्वीर को याद दिलाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने खिंचवाई थी, एक टोपी लेके और काला चश्मा पहन के, कैमरा लेके उन्होंने वो चीता की तस्वीर खींची थी। अब वो चीता तो नहीं रहे, वो तस्वीर का क्या करेंगे, ये मुख्य सवाल है। ठीक है शिवम, बताइए। आपने खोल रखी है नफरत की दुकान और राहुल जी ने खोल दी है मोहब्बत की दुकान। राहुल जी और आपकी दुकान में है नफरत का सामान। राहुल जी की मोहब्बत की दुकान है कि उनके INDIA जो है उसके पार्टनर जो है खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुओं को हम काट देंगे अगर वो अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे और तमाम तरह की चीज़ें। पता नहीं है कैसी मोहब्बत की दुकान है। अब तक के सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री कहा इन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को। ये आप थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो इस देश की जनता तय करेगी। आप तो अपने अयोग्य को देखिए ना, आपके जो अयोग्य शहजादे हैं आप उनको देखिए, अपने अयोग्य शहजादे को देखिए जिनकी 21वीं बार फिर से मैं सफल लैंडिंग की कामना करता हूं। भारत का चंद्रयान 3 तो मुझे लगता है 100% जो है लैंडिंग बहुत सेफ करेगा, लेकिन आपके शहजादे पर डाउट है। इस बार भी उनकी लैंडिंग बहुत अच्छी कुछ रही नहीं। कल जब चीन का मामला निकल कर आया तो बिल्कुल चुप हो गए। आज उनको बोलना था, बोल नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा निशिकांत जी ने कि कहीं हो सकता है कि भाई सुबह लेट उठे हों, आखिरकार बड़े लोग हैं। अंत में जहां तक बात है कि इन्होंने कहा कि अयोग्य, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब इस देश में कोई गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है वो डबल टर्म कर आए। इस देश का विश्वास है उनके साथ। पहली बार ऐसा हुआ जब 282+ लेकर आया अगेंस्ट कांग्रेस के, फिर उसको रिपीट किया। आप बताएंगे कौन है, कैसे हैं, क्या है। कोरोना की इन्होंने बात की। कोरोना में इस देश की तारीफ मुझे लगता है दुनिया ने की। कोरोना मैनेजमेंट में दुनिया ने तारीफ की, वैक्सीन बनाने में दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस से हम उम्मीद भी नहीं करते तारीफ की, बहरहाल, क्योंकि वो तारीफ कर ही नहीं सकते। जो आदमी चाइना के हाथों में खेलता हो हम उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि जहां तक विषय संसद चलने का है, अगर इन 10 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और सेशंस आपको देखने को मिलते। कल किस तरीके से इस देश के गृह मंत्री बोले और मुझे लगता है हर सवाल का जवाब इनको मिला। ये सब चीजें पहले हो सकती थी लेकिन नहीं होने दी गई। और अंत में मैं बस इतना कहता हूं कि 2024 की जो तैयारी है वो हमारे 2014 से 2024 तक के कार्यकाल के ऊपर ही होगा। हमने जिन प्रोमिसेस को किया उनको डिलीवर किया, कोरोना मैनेजमेंट में अच्छा काम किया, देश के लिए चीजें बेहतर करी, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, देश विरोधी जो लोग थे उनको बाहर भगाने का काम किया, देश के खिलाफ जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे उनको ट्रायल कराने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे, प्रोवाइडेड विपक्ष से ना हमें पहले उम्मीद थी ना आज उम्मीद है। और अंत में इन्होंने एक और चीज कही, कहते हमें मोदी जी से कोई खास उम्मीद तो है नहीं। आप तय कर लीजिए भैया आपको क्या है। एक आदमी कहते हैं खड़े होकर के वो मोदी जी से हमारी तो मजबूरी हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाना, यहां पर प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी तो मजबूरी हो गई, या फिर हम क्या करें, हमें पता है मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाए थे? ये सब लोगों को इकट्ठा दिखाने के लिए जो कि इकट्ठा है नहीं। मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी ही चीजों में जिस तरीके से फंसा है और जिस तरीके से सेशन अंत की तरफ जा रहा है, सब समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से मणिपुर पर कैसा रवैया विपक्ष का रहा, बिल्कुल सामने है। ठीक है, मैं सीधा अंशुल के पास चलता हूं। अंशुल, प्रधानमंत्री ने कहा यह मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है,
जबकि विपक्ष के नेता आपस में उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसका विश्वास देखना चाहते हैं। ये विपक्षियों में विश्वास का प्रस्ताव है, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? वो इसलिए लाया जाता है अगर सरकार नाकाम होती है, अगर उनकी जितने भी वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाती, बल्कि उसके विपरीत देश को बिगाड़ने की कोशिश करती है। जब से ये सरकार आई है, अब मुझे बताइए, यहां पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आप बोलिए कि नोटबंदी किसने लाए? अब तो नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करते भाजपा वाले। मेरे नोटबंदी के बाद 2017 का यूपी चुनाव हुआ, नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करते। अरे निकले नहीं पा रहे हैं उससे। अरे देखिए, नोटबंदी उपलब्धियों के लिस्ट में वो आती नहीं है। पहले तो उपलब्धियों के लिस्ट में ये जो सालाना गिनाते थे उसमें नोटबंदी का जिक्र करते थे, लेकिन नोटबंदी एक आर्थिक हिंसा थी इस देश के ऊपर। आप जानते हैं नोटबंदी के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, ध्वस्त हो गई, और जीडीपी आपका गिरकर 3.7 हो गया। उससे पहले एक तोहफे के रूप में हमने आपको जीडीपी 8 से ज्यादा दिया था, लेकिन उसको बिगाड़ कर आपने उसको इतना ध्वस्त कर दिया कि कोविड से पहले ही वो इतना बिगड़ गया। और आप कहते हैं अर्थव्यवस्था चमक रहा है। यहां पर कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, वो बड़े बड़े कारोबारी हैं, हमने उनका नाम ले रखा है, प्रधानमंत्री उस पर भी मौन है। और अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो पार्लियामेंट में कोई कुछ कहता है तो वो एक्सपंज किया जाता है, निलंबित किए जाते हैं। पार्लियामेंट में किसी को बोलना नहीं दिया जाता है, हस्तक्षेप होता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, बातचीत तो आप करने नहीं देंगे, विपक्ष का आदर आप करते नहीं है। यहां पर देश की स्थिति संभाल नहीं सकते। सब जगह आग लग रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? गुड़गांव में आग लग रही है, पानीपत में आग लग रही है, और कह रहे सब कुछ सामान्य है। यहां पर इनका काम ही है कि यहां पर बार बार आग लगाना। और एक बात और मैं ये कह देना चाहता हूं, बार बार वो भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा है ये करते थे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं अपने माननीय मित्र से कि भारत जोड़ो आंदोलन में भाजपा या संघ परिवार का क्या योगदान था। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। एक व्यक्ति का नाम ले ले, भारत छोड़ो, एक व्यक्ति का नाम ले ले जिन्होंने इस मुल्क भारत जोड़ो राहुल जी ने की थी, अंशुल जी। एक व्यक्ति का नाम नहीं, भारत जोड़, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन। मैं ये कह रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन बोलिए, भारत जोड़ो मत बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, अभी की। भारत छोड़ो 1942 का था, शिवम त्यागी जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका देखिए, इसमें इनकी मानसिकता दिखाई देती है। वो तो शुक्र मानिए, नहीं रुक जाइए ना अंशुल जी, ये तो शुक्र मानिए कि आपने इनको, प्लीज रुक जाइए अंशुल जी, आप लगातार बोले, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता। आपका हो गया, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना प्लीज। आप कहा बोल लीजिएगा फिर बाद में। अरे नहीं क्या, रुक जाइए 10 सेकंड, उन्होंने मेरा नाम पुकारा। बोल लेने दीजिए अंशुल को, प्लीज बोल लेने दीजिए। अंशुल बोलिए। बात मुकम्मल करना चाहता मैं। नहीं, मैं एक बात पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बस आप उसके बाद कह दीजिए। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। बार बार प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हैं, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए आपके संघ परिवार से शहादत की हो, जिसका नाम मशहूर हो, खून दिया हो, या फिर जेल गए हो। और इतना ही नहीं, सरदार पटेल जिसका आप जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो परिवार के लोग हैं इनको हमने बैन करने देना चाहिए क्योंकि ये सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये सरदार पटेल ने कहा। ये आपकी पृष्ठभूमि है, इसलिए यहां पर जगह जगह आग लग रही है, नफरत फैला रहे हैं। ठीक है शिवम। देखिए दीपक जी, ये तो सही समय पर आपने इनको रोक दिया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन था, वरना तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का क्रेडिट भी राहुल गांधी को ही दे देते। ये वही सारी रिपीट मोड की कहानियां हैं जो लगातार ये 2014 से बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैं इधर उधर नहीं होने वाला। मैं कहता हूं, मैं आपको यहां पर बैठकर आने वाले 2024 में हम किन मुद्दों पर और किन 5 चीजों को लेकर बेहतर करेंगे, मैं उन पर जवाब दूंगा। मेरा अंशुल जी से सीधा सवाल है, कोई 5 चीजें अपने इंडिया के बारे में बता दे कि वो देश के लिए क्या करने वाले हैं। और छोड़ दीजिए 5 चीजें, इंडिया का फुल फॉर्म से ही शुरू कर देते हैं, बता दीजिए। मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं, बताइए। INDIA का फुल फॉर्म पूछ रहे हो। गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। गुमराह? नहीं, आप मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करिए। हमें अच्छी तरह पता है क्या है ये आप बार पहले पूछने के बताइए ना सर, फिर अगर पता है तो। ये सब सस्ती ऐसे डायलॉग मुझे सस्ती डायलॉग्स नहीं पसंद। मतलब INDIA को सस्ता बता दीजिए फुल फॉर्म। अरे नहीं, आपकी जो सस्ते सुर्खियां हैं, आप जो बटोरने चाहते हैं INDIA का फुल फॉर्म, ये मुझे कोई मतलब नहीं है। सस्ता हो गया भाई, हमें पक्का अलायंस का नाम है ये। आपकी अरे कमाल की बात है, मुझे अगर एनडीए नहीं पता होगा तो ये गलत बात हुई ना। मतलब फिर कैसी तैयारी, फिर कैसा अलायंस?
अरे गूगल ही कर लीजिए, बता तो दीजिए कम से कम। नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सम्मान आ जाएगा कांग्रेस का थोड़ा। मैं सस्ती सुर्खियां में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं ऐसा मानता हूं कि INDIA कोई सस्ती सुर्खी नहीं है, गूगल ही कर लीजिए कम से कम। बता दीजिए। नहीं, मुझे बताइए। अब इनको नाम ही नहीं पता, 5 चीजें देश के लिए क्या करेंगे वो तो क्या ही बताएंगे कि आपने। नहीं, आप मुझे ये सस्ती सुर्खियां नहीं पसंद। अरे सस्ती सुर्खियां नहीं, नाम नहीं पता आपको। आपके आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने संगठन का नाम नहीं पता आपको, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। अपने संगठन का नाम नहीं पता, गूगल कर लो भाई। छोड़िए, आजकल तो इंटरनेट हाथ में, मोदी जी ने उसको भी सस्ता किया है ना। मैं इस सस्ती सुर्खियों में नहीं पढ़ना चाहता। नाम नहीं पता आपको अपने संगठन का भाई, ये सस्ती सुर्खी नहीं है। मुझे इस सस्ती सुर्खियों में नहीं। गूगल कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके लोगों को पता तो होना चाहिए। अरे कांग्रेस कहीं वोट मांगने जाएगी, वो पूछेगी किसको दे, तो आपको नाम तो बताना पड़ेगा ना भाई। सस्ती सुर्खियों में नहीं पढ़ना चाहता। अरे नाम है ये, सस्ती सुर्खी कैसे हो गई? आपसे सीधा पूछा, ये एक ही शब्द रिपीट करने से काम नहीं चलेगा। इतना मेहनत सस्ती सुर्खी सीखने में लगा, इतनी मेहनत अगर इंडिया का फुल फॉर्म जानने में लगा लेते तो चीजें ठीक रहती। नहीं, मुझे आपके ये। अरे गूगल कर लो। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे सिंपैथी है आपसे इस बात में। इस देश के लिए बताइए, जिसको इंडिया का फुल फॉर्म नहीं पता वो अपने आप को इंडिया, हिंदुस्तान पता नहीं क्या क्या बताते थे। दीपक जी, आप कोशिश कर लीजिए, अगर इंडिया का भी नाम बता पाए तो। अंशुल जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ऐसा ना हो 14 अगस्त को बुलाया है, 15 के एक दिन पहले INDI के नेचुरल मुख्यमंत्रियों में एक जेल चले जाए। नहीं, देखिए, ईडी का तो आपका हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे ये सरकार ईडी को, और मैंने आपकी ठीक से खबर पढ़ी नहीं, देखी नहीं, यहां पर आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ईडी का समझ आया। लैंड ग्रैबिंग के एक मामले में अवैध खनन में हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है और एक फर्जी कागजों के आधार पर लैंड ग्रैबिंग का एक मामला है जिसमें उनके कई सहयोगी गिरफ्तार है, उनको बुलाया जा रहा है, ये खबर है। नहीं, तो अब देखिए, अगर ईडी इस पे जांच कर रही है तो हम जानते हैं ईडी का रवैया किस तरह से ये सरकार ईडी को अपने एक हथियार बनाकर विपक्ष के नेताओं के ऊपर खेल रही है। और जो विपक्ष के जो नेता हैं, पहले विपक्ष में थे और आके मिल जाते हैं, वो एक वॉशिंग मशीन की उपमा बिल्कुल ठीक है। वॉशिंग मशीन क्या, आपने पूरी एक लॉन्ड्री की दुकान खोल रखी है, जहां पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी है और बड़े बड़े जो नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता और जो नेता हैं, यहां पर आके धुल जाते हैं और फिर यहां पर सरकार में भी शामिल किया जाता है, उनका इस्तकबाल होता है। तो ये आप चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। और आप प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार को क्विट इंडिया, लेकिन भ्रष्टाचार के तो मुद्दे पे आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। आप मत भूलिएगा कि 40% के मुद्दे पर आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। येडियुरप्पा जेल भी चले गए उस भ्रष्टाचार के आरोप में, उनको पार्टी का अपना पद छोड़ना भी पड़ा। और आपको ये नाम बड़े याद होंगे, ईश्वरप्पा साहब, जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या भी कर दी, और वीरू पक्षप्सा साहब, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और इतने ही नहीं, यहां पर लुइस बर्जस स्कैम की बात करिए, व्यापम स्कैम की बात करिए, उत्तराखंड में जो स्कैम्स हुए उनकी बात करिए, अनगिनत स्कैम्स हैं और भाजपा के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उसमें आरोपी हैं। आप उनके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आरोप आप करते रहिए, हम जानते हैं आपकी तबीयत, आपकी फितरत। आप यही कर सकते हैं ना कि विपक्ष के ऊपर आप ईडी फेंक दें, इनकम टैक्स फेंक दें, यहां पर CBI कर दे, जांच करा दें, उनको देशद्रोही कहें और फिर कहें भ्रष्टाचारी हैं। आप जो मनाए कहें, आपने ठीक कहा, ये आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा, और मुझे कोई शक नहीं कि आवाम फैसला करेगी। यहां पर भाजपा की आदत है कि वो जज्बातों से खेले, नफरत से खेले और उसी की सियासत करते रहे। तो ये उनकी आदत है, ये करते रहेंगे और हम नहीं होने देंगे। या सस्ते सवाल पूछेंगे। ये पहला मामला तो है नहीं, ये तो ईडी और CBI का राजनीतिक इस्तेमाल हो गया शिवम जी। ये पहला मामला तो है नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन जी से पहले भी एक बार ये सब चीजें हो चुकी हैं। खुद के नाम पर खदान और उस पर वैध अवैध तरीके से सीधा प्रॉफिट पहुंचाना अपने आप को। और कितने ओपन एंड शट केसेस चाहिए? आप मुझे एक चीज बताइए, हर जगह जब भी इनके भ्रष्टाचार पर चोट होती है, इनके पास बस सिर्फ यही एक लाइन है कि इस्तेमाल हो रहा है। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हेरल्ड केस में बरी क्यों नहीं हुए? क्यों अभी भी बेल पर हैं?
इस्तेमाल अगर हो रहा है तो वाड्रा जी के साथ ये हाल क्यों है? इस्तेमाल अगर हो रहा है तो मुझसे आगे बोलने वाले अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री अभी भी, एक तो भ्रष्टाचार में जेल में और एक हॉस्पिटल में। इस्तेमाल अगर हो रहा है तो लालू प्रसाद यादव किस वजह से कन्विक्टेड है? इस्तेमाल अगर हो रहा है तो तेजस्वी यादव क्यों अभी भी उसी मामले में है? इस्तेमाल अगर हो रहा है तो डीके शिव कुमार अभी जेल से आए हैं, क्यों केस खत्म नहीं हो गया? इस देश में सरकार ट्रायल नहीं करती है, कोर्ट्स करते हैं। आपको कोर्ट में अपनी ईमानदारी साबित करनी है। मेरे सामने कुछ भी कहते रहिए, जनता के सामने भी, अंततः कोर्ट का पेपर लेकर आना पड़ेगा कि मैं इससे बाहर हूं। कर दीजिए अपने आप को साबित। मैं सिर्फ ऐसा मानता हूं कि एक प्रॉमिस हमारा इसमें यह हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है कि जो 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी है ना, इन पर कार्रवाई करना मेरी गारंटी, और ये हो रहा है लगातार। और अगर मुझे लगता है कि ये इतने ही ईमानदार है तो जाएं कोर्ट में बताएं ना। ऐसे ही आम आदमी पार्टी वाले ईमानदार वाले, उनके भी 2 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सांसद एक ही है, उनसे भी उनको भी टाइम देना चाहिए भाई। अंशुल जी रुक जाइए। आप ही के गठबंधन के नाराज हो जाएंगे तो कल से आएंगे नहीं शो के अंदर। मैं सीधे धीरेन्द्र जी के पास जाता हूं। धीरेन्द्र जी क्या कहेंगे हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस पर? आप तो उसी इलाके से आते हैं, उसी राज्य से आते हैं, और ये तब का मामला है जब बिहार एक हुआ करता था। देखिए, अभी ये जो बोल रहे थे ना मोहब्बत के दुकान के सेल्समैन, ये पूरा मैं बता देता हूं कि यूनिटी ऑफ करप्शन है। ये INDIA का शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूनिटी ऑफ करप्शन। राहुल गांधी जी जितने तरीके और जितने वेश बदल के आ जाए, या जितने इनके एलाई वेश बदल के आ जाए, पूरा देश इनको जान रहा है। और ये निकल के आते हैं तो ऐसे सदन में इनको स्वागत करते हैं जैसे लगता है कि कोई बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हैं। अरे कोर्ट ने तो आपको आपके दुराचार और गलत व्यवहार के लिए आपको दंडित किया था। फिर कोर्ट ने न जाने क्यों उनका विवेक पे आदेश किया कि ठीक है आप जाइए सदन में। यहाँ पर देखिए सब जयकारे लगा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि विपक्ष के लोग देश को बताना क्या चाहते हैं। ये लोग सभी लोग टेस्टेड हैं, सभी लोग गारंटी वारंटी वाले लोग हैं। सीधे मैं चलता हूं धीरेन्द्र कुमार जी के पास। धीरेन्द्र जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, माफ कीजिएगा, और कुलदीप जी भी जुड़ गए मेरे से। देखिए ना, निकल के आते हैं तो एक तरफ ये विकल्प बनना चाहते हैं मोदी जी की, और उसी दिन मोदी जी 600 स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं, नवीनीकरण का। और दूसरे तरफ निकल के आते हैं तो भ्रष्टाचार के जनक आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ जाके ये मटन खाते हैं। सोच देखिए दोनों नेताओं का, एक जगह उद्घाटन है, दूसरे जगह मटन है। और उस चंपारण को, जिस चंपारण के बापू ने अहिंसा के लिए और क्या क्या बड़े आंदोलन चलाए, वहां पे ये रेसिपी सीख रहे हैं। तो ये कितने गंभीर हैं देश के लिए, उनका एक एक एक्टिविटी करता है। तो ये जिस उपनाम के लिए जाते हैं आज भी चरितार्थ है, कोई बदलाव नहीं है इनमें। और ये देखिए कि मोहब्बत की दुकान से जाके, कांग्रेस के सुल्तान है, अभी ये दुकान खोले हैं मोहब्बत, और ये उत्पन्न करते हैं लोकतंत्र में व्यवधान, देश का करते हैं अपमान। लेकिन खैरियत है कि देशवासी है सावधान। फिर से तीसरी बार मोदी जी को वही आना है, चाहे ये कितना भी रूप रंग बदल ले, तो सब कोई जान रहा है। इसलिए इन्हीं को तो फिर तुगलकी फरमान देने वाले ये सुल्तान को फिर तुगलक रोड मिला है। इनकी लड़ाई सिर्फ है तो सिर्फ अपने आवास के लिए। और ये राहुल गांधी जी लोकतंत्र कुमार है। अगर ये सदन में है तो लोकतंत्र जिंदा है, अगर सदन से बाहर है तो लोकतंत्र मर चुका है। ठीक है, तो एक परिवार के बीच। कुलदीप कुमार जी, आपने सही बोला। धीरेन्द्र जी, आप वन लाइनर बड़े अच्छे देते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री का स्टेशन का उद्घाटन है और दूसरी तरफ लालू जी का मटन है। उद्घाटन और मटन, अच्छी राइमिंग है। लेकिन कुलदीप कुमार जी मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सॉरी आप कट गए थे। क्या सवाल है दीपक जी आपका? मुझे मैंने कहा था कि आजकल बाकी सब चीजें तो हो रही है, लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम लेना भी बंद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब का नाम तो कोई लेना क्या बंद करेगा, वो तो दिल्ली के देश के एक एक बच्चे की जबान पे है, क्योंकि उन्होंने देश को एक ऐसा मॉडल दिया है, एक एजुकेशन का मॉडल, इसमें गरीब का बच्चा पढ़ लिख के IAS बन सकता है। सरकारी स्कूलों का नया मॉडल दिया है। जैन साहब ने इस देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, जहां हजारों लाखों लोग डेली अपना इलाज कराते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये मोदी जी की तानाशाही सरकार के आगे ना तो मनीष सिसोदिया झुकेंगे, ना सत्येंद्र जैन झुकेंगे, ना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता झुकेगा। इनको जो करना है वो कर लें। इन्होंने दिल्ली
अमेंडमेंट बिल लेके आ गए, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, इन्होंने ईडी की जांच करा ली, सीबीआई की जांच करा ली। हम सब कुछ तैयार हैं दिल्ली वालों के हक और अधिकार को लड़ने के लिए, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की अपनी वो देने के लिए तैयार है, अपने हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात आज मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज सरकारों को गला घोटने की कोशिश की जा रही है, जैसे आज उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है, पूरा देश देख रहा है दीपक जी, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से मोदी सरकार आज चुनाव नहीं जीत सकती है। इनका दम है कि किसी भी तरह से ईडी और सीबीआई को बेच के वहां अपनी सरकार बनाने का काम करें, और ये 24 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं किसके दम पे? ईडी के दम पे। लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं ईडी ही इनको निपटाने का काम करेगी 2024 में। जो इन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है ना, ये पूरे देश ने देखा है, और 2024 के अंदर यही ईडी और सीबीआई इनको निपटाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। और आज देश के बच्चे बच्चे को पता है कि अगर मोदी जी की किसी दुश्मनी है तो उसको निपटाने का काम करेंगे ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ये पूरा देश जानता है। और दूसरी बात, दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम जो किया है मोदी जी ने, वो दिल्ली के लोगों ने देखा है कि कैसे 1935 का अंग्रेजों का कानून जो था वो गोरे अंग्रेजों ने लागू किया था, और आज इस देश के अंदर काले अंग्रेजों ने लागू किया है। दिल्ली के लोगों से उनका वोट का आधा अधिकार, उनका वोट के अधिकार को आधा करने का जो कानून था उसको पास करने का काम किया है। ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं दीपक जी, 2015 के अंदर भाजपा को 70 में 3 सीटें मिली थी, 2020 के अंदर इन्हें 70 में से 8 सीटें मिली थी, निगम का चुनाव ये हारे, पंजाब में ये हारे, और अब फिर दिल्ली में, देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली के लोग हैं, सब जानते हैं, वो जानते हैं, पब्लिक है दिल्ली के, सब जानती है, वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है, इनके झूठ और फरेब में नहीं आने वाली है। जुमलेबाजी जो की है मोदी जी ने, ये पूरा देश जानता है। कुलदीप जी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी बात है, आपके 2 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हैं, एक पंजाब के अंदर और एक दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, मुझे बताइए, आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, आपको पता है कोई भी सांसद आम आदमी का पार्टी का बोल नहीं पा रहा है। एक सांसद है आपका 543 में से, एक सांसद, सिर्फ एक सांसद, और वो भी सांसद अब बोल नहीं सकता क्योंकि उसको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। आप किस दम पे इतना बड़ा दावा करते हैं कुलदीप भाई, ये भी बताइए, जनता ये भी जानना चाहती है। बिल्कुल दीपक जी, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया, क्योंकि मोदी जी को डर लगता है। मोदी चाहते नहीं है कि कोई इस लोकतंत्र के अंदर उनके सामने कोई बोले, उनको उसकी आवाज को दबाना। संजय सिंह जी ने आवाज उठाई, उनको सस्पेंड कर दिया, रिंकू जी ने आवाज उठाई, उनको सस्पेंड कर दिया, राघव चड्ढा इस सदन में बोल रहे थे, उनको प्रिविलेज का नोटिस दे दिया। ये इस लोकतंत्र का मजाक बना के इन्होंने रखा है। ये चाहते हैं कि कोई बोले नहीं, लेकिन अगर हमारा एक भी व्यक्ति बचेगा, एक सांसद बचेगा, एक कार्यकर्ता बचेगा, वो इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, वो इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। आपकी जरूरत है, आपकी संख्या कितनी है, ये बात इस लोकतंत्र में कतई मायने रखती कि आपके पास क्या संख्या है। मायने ये रखता है कि जब इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था तो वो एक व्यक्ति उस लड़ाई को लड़ रहा था या नहीं लड़ रहा था। तो मैं आपकी चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं आज दीपक जी, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बचेगा तो भाजपा से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है, वो लड़ने की हिम्मत रखता है, और भाजपा को मुंह को चटाने की हिम्मत रखता है। आपने देखा भी है, दिल्ली के अंदर अमित शाह जी गली गली पर्चे बांटते थे, नहीं बांटते थे? आप बता दीजिए कितनी सीटें आई, और फिर दिल्ली में चुनाव होगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, भाजपा को 8 सीटें मिली थी, अगली बार 0 मिलेगी। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं आज, क्योंकि दिल्ली वाले सब जानते हैं, दिल्ली के लोग, उनको सब पता है। वो एक शायरी के माध्यम कहता हूं दीपक जी, इन्होंने तो हमें धक्का दिया था डुबाने के लिए, लेकिन अंजाम ये हुआ हम तैराक बन गए। और इन्होंने, हम तो सीख रहे हैं, ये जो करना चाहते हैं वो करें। इन्होंने दिल्ली के लोगों से जो गद्दारी की है, मोदी जी ने पहले कहते थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, और अब क्या कहा कि दिल्ली के लोगों से उनका वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार से उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब हम ये काले अंग्रेज, ये गोरे अंग्रेज जो थे, उनकी जगह काले अंग्रेज बन चुके हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, अपनी आवाज ठीक कराइए ना, आपकी आवाज कटती है फिर आती है, थोड़ा ठीक कराइए इसको। आप इतना अच्छा बोलते हैं, मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ ठीक से। शिवम त्यागी जी, थैंक यू। मैं इसके बाद तुरंत आता हूँ आपके पास, अंशुल जी के बाद आप तुरंत आता हूँ। शिवम त्यागी जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, भाई एक जमाने में आप भी तो 2 हो गए थे, तो संख्या बल पे आदमी को कभी जो है सीना चौड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक जी कि हम भी एक बार में 2 हो गए थे, लेकिन ये बात सच है कि जो इन्होंने कहा, पहले मैं इनके उस पर आता हूं कि इन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो आम आदमी पार्टी देगी। कुर्बानी तो दी है साहब आपने, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है।
कुर्बानी तो दे दी आपने उस अपनी नीली वैगनार की, उस कुर्बानी को देकर आज जो आप ये 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हो, कुर्बानी तो है। कुर्बानी तो दे दी आपने उन अन्ना जी के जो आंदोलन में जितनी भी सारी चीजें आपने इस दिल्ली के सामने कही ब्लैक का पैन लगाते हैं, कुर्बानी तो दे दी आपने। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कुर्बानी तो नहीं, बीच में मत बोलिए सर। कुर्बानी तो दे दी आपने, कुर्बानी तो दे दी आपने वो फटी हुई नीली शर्ट की, कुर्बानी तो दे दी। 55 करोड़ का शीश महल बना दिया। कुलदीप जी 3 मिनट उन्होंने आपको लगातार बोलने दिया। प्लीज कुलदीप जी सुनिए ना, उन्होंने 3 मिनट आपको लगातार बोलने दिया है। मैंने 30 मिनट सुना। नहीं, मैंने तो 30 मिनट सुना। तो क्या बीच में बोलेंगे मतलब बोलने नहीं देंगे, ये करना चाहते हैं? क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी 30 मिनट दीपक जी आप बताया, आप इनको रोकेंगे? अच्छा मैं झूठ बोले तो बताइए, प्रधानमंत्री सूट नहीं बदलते? अरे कहीं मौत में जाते तो वहां सूट बदलते। मैं वही तो कहता हूं, कुर्बानी तो दी है आपने सर, कुर्बानी तो दी है। अडानी वो नीली वाली वैगनार कहां है? जरा इस देश को और दिल्ली की जनता को बताइए ना। मैं 1 कमरे के मकान में रहने का कहने वाला 50 करोड़ के मकान में रहता है। कुर्बानी तो दी है आपने। 2-2 करोड़ रुपए टॉयलेट में लगाते हो, कुर्बानी तो दी है आपने। 1-1 करोड़ के पर्दे लगाते हो, कुर्बानी तो दी है आपने। इस देश में एक नया मॉडल खड़ा करके दिखाया कि एक आदमी कितना 360 डिग्री घूम सकता है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल पैदल चलूंगा, मैं भ्रष्टाचार की कंप्लेंट पर ही आदमी को पार्टी से सस्पेंड कर दूंगा। इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद आज इतनी लग्जूरियस लाइफ अरविंद केजरीवाल जी जी रहे हैं। उन्होंने अपनी शर्ट की कुर्बानी, गाड़ी की कुर्बानी, अपने छोटे वाले घर की कुर्बानी, अपने जितने भी आइडल्स थे उनकी कुर्बानी, और इसके अलावा अपने जितने भी मानक तय किए थे उन सबकी कुर्बानी देकर आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और 50 करोड़ के घर में रह रहे हैं। खैर, अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज। कौन है अंग्रेज दिख रहा है सर? कौन है? इस देश के गृह मंत्री ने कहा ना कि पंचायत का चुनाव अगर लड़कर सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री बन जाओगे तो नहीं हो पाएगा। दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने लोगों को प्रॉमिस कर रहे थे। और प्रधानमंत्री बनते हैं बीच में नहीं है। 50 क्या हो गया आपको कुलदीप जी? जवाब नहीं है तो फिर बीच में चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, बोलिए ना। और अब रही बात आपके ट्रैक रिकॉर्ड की, हम 2 से 302 हुए। इस देश की हम 2 से 302 हुए क्योंकि राष्ट्र की सेवा करना हमारा अधिकार था। हम 2 से 302 हुए क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हम अपना साथ सेवा देना चाहते थे। हम 2 से 302 हुए क्योंकि हमने देश के साथ गद्दारी नहीं की। हम 2 से 302 हुए क्योंकि हमने खालिस्तानियों का सपोर्ट नहीं लिया। हम 2 से 302 हुए क्योंकि हमने सेना से सबूत नहीं मांगे। हम 2 से 302 हुए क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम 2 से 302 हुए और आगे होंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी तरह नहीं करेंगे। देश को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना बनाकर, वो मफलर लपेट लपेट कर, वो खांसियां कर 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 जो आपने इस दिल्ली का बंटाधार किया है ना, ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और चिंता मत कीजिए, पिछले 10 साल में तो सिर्फ अभी लोकसभा की 1 सीट ले पाए हो, वो भी उपचुनाव में। इस बार वो भी 0 घूम जाएगी, चिंता मत कीजिए। जिस तरीके से इस देश में अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए उतना तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। इतना बड़ा राउंड तो किसी का हुआ ही नहीं। 10 साल में ही राजनीति का सर्कल पूरा कर दिया आपने। कमाल है, कहां से शुरू हुए और कहां पहुंच गए? भाई तुम माफी वीर हो, लिख के से माफी मांगते थे, सुनिए उनकी गुलामी करते थे। ये दिल्ली वाले आपको दिल्ली से भगाकर ही मानेंगे। आपसे जब बाढ़ आए तो उस पर काम नहीं होता, आपसे जब दिल्ली को साफ कराना हो उस पर काम नहीं होता, आपसे कोरोना में मैनेजमेंट कराना हो उस पर काम नहीं होता, आपसे ऑक्सीजन चाहिए उस पर काम नहीं होता। कुछ लोग बाहर के आकर आपके यहाँ दिल्ली में काम करते हैं, उनको खाना नहीं दे सकते। आप दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया आपने जी। प्रधानमंत्री रोजाना फाइल लेकर घूमते थे लोगों के पास, ये देखिए भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी। अब सारे साथ में खड़े हुए हैं, कमाल बात हो गई। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? अरे दिल्ली समझ रही है सारा। क्या तो रहा हूं, अजीत पवार को क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री से पूछना, एक आदमी तो जेल में था, वो जेल मंत्रालय चला रहा था पिछले 9 महीने से, भूल गए क्या? 9 महीने दिल्ली की जनता के साथ कैसा खिलवाड़ है कि एक आदमी 9 महीने जेल में बैठा रहा और जेल मंत्री है। कितने नाम बताऊं? बेवकूफ बनाया है। नाम बताओ ना, बताइए जवाब तो देना पड़ेगा जनाब। अपना 50 करोड़ का घर बनाकर बैठ जाओगे और दिल्ली की जनता को लूटोगे, जवाब तो देना पड़ेगा। 500 करोड़ के ऐड दोगे और किसी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा देने के लिए नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा। 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमोगे और दिल्ली की जनता को डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट में पैसे नहीं दोगे, जवाब तो देना पड़ेगा। 100 सिक्योरिटी के गनर्स लेकर घूमोगे और डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। अडानी अंबानी पर मत जाइए, यहाँ दिल्ली पर आइए। बड़ा दिल्ली कर रहे थे ना, दिल्ली पर आइए जरा, दिल्ली पर आइए, दिल्ली पर जवाब दीजिए, दिल्ली पर जवाब दीजिए। आरटीएस में प्रोजेक्ट में पैसा देने के लिए क्यों नहीं था? सारा ऐड में उड़ा दिया। 2015 में नहीं बताइए ना, 2015-16 बोलिए, आ जाइए।
कोरोना संभलता नहीं, बाढ़ संभलती नहीं, वैक्सीन संभलती नहीं, दिल्ली संभलता नहीं, और इनको देश चाहिए, और इनको देश चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। किसलिए चाहिए? जैसे पंजाब की पुलिस मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उठाने भेज दिया था, इसीलिए पुलिस चाहिए क्या? सुरक्षा तो दे नहीं सकते। ऑटो में बैठ के जाते थे, बात से कुछ नहीं होना कुलदीप जी, दिल्ली की जनता समझ गई है और जवाब देगी इस बार, और 24 में भी शून्य घूमेगा आपका, और आइएगा उस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। और सुनिए, आपने क्या कहता, गृह मंत्री जी पर्चे बांट रहे, हम तो कार्यकर्ता हैं भाई, हम तो बांटेंगे ही। हम कौन सा फटी हुई नीली कमीज पहनकर आए थे और बेवकूफ बनाकर दिल्ली की जनता को कुछ और करने लग गए? हम तो पर्चे बांटते थे, पर्चा लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, वही लगाएंगे। कार्यकर्ता का वही काम होता है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। आप हैं, लेकिन आप एलीट क्लास लोग हैं भाई, आप 50-50, 100 करोड़ के घर में रहते हो। आए थे मां गंगा के लाल बन के। हाँ, तो बिल्कुल साफ करते। यमुना देखा ना क्या हाल हुआ, पानी तक मैनेज नहीं कर सकते भाई आप लोग, क्या करोगे? 2.5 करोड़ का प्रदेश नहीं चला पाते, सीवर लाइंस नहीं बना पाते, कुछ तो कर नहीं पाते, जबरदस्ती बस सत्ता चाहिए, काम नहीं करना, लड़ना है दिन रात, झूठ फैलाना है, लड़ना है दिन रात। काम करो दिल्ली के लिए, बेहतर होगा, शायद कुछ मिल जाए अगली बार। जनता ने अपमान मत करो जनता का। अच्छा, जनता का एक मिनट आप दोनों आपस में निपट लिए, मेरी जरूरत नहीं पड़ी। कुलदीप कुमार जी, वैसे आप लगातार बीच में बोलते रहे, ऐसा मत करिएगा प्लीज। वो अभी भी करेंगे क्योंकि डिस्कंफर्टेबल ट्रूथ है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे भाई। आप मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, फोन आ गया पीछे से आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कि लगातार बोलते रहना, बीच में बोलने मत देना, क्योंकि सच है ना। अरे ईडी का तो नहीं आया, ईडी का नहीं आएगा। 2 मंत्री तो अंदर है, आप भी जाना चाहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार किया होगा तो जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं जाओगे, भेज दो। अरे बिल्कुल, अगर लूटा होगा तो जाओगे ना भाई, और नहीं लूटा होगा तो नहीं जाओगे। आपको देश में कोर्ट है, सरकार थोड़ी ना कोर्ट चलाती है भाई। जो डरते हैं उनको डरा लेना, ऑफ कोर्स, जो डरते हैं उनको डरा लेना। नहीं, चोर को तो डरना पड़ेगा, चोर को तो डरना पड़ेगा। थे इस देश में 2014 से पहले कुछ जो है चारा वारा खा के जो है सोचते थे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सुनिए, अगर देश का धन लूटोगे तो जाना पड़ेगा और डर भी लगाना पड़ेगा, लगेगा डर भी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। इतनी बहुत फॉरेन फंडिंग इधर उधर से पैसा लूट के जो दिल्ली के लोगों का बेवकूफ आपने बनाया है ना, और लूट लूट के अपना 50-50 करोड़ का घर बनाया, जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े आलिशान देना पड़ेगा, 55-50 करोड़ के घर का जवाब तो देना पड़ेगा। हिसाब लेगा सबका। घर के लिए इंसान क्या क्या करता है, लेकिन नहीं, घर के लिए इंसान क्या क्या करता है ये तो मैंने बहुत सुना था कि 2 वक्त की रोटी कमाता है इंसान, घर कमाता है, लेकिन आपने तो पूरा प्रदेश ही लूट लिया, मतलब दिल्ली को लूट लिया घर बनाने के लिए, औरंगजेब से भी आगे पहुंच गया अपने फ्रेंड फ्रेंड क्या बैठने के लिए, मतलब दिल्ली को लूट लिया, बताइए, घर बनाने के लिए गजब हो गया। देश फेंक दिया, कहां बेचा? देश यही है, इकोनॉमी सबसे बेहतर है, दुनिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं, स्टैनली की रिपोर्ट कहती है अच्छा कर रहे हैं, IMF कहता है सबसे अच्छा कर रहे हैं, आप बताइए अपना। 4-5 उद्योगपतियों को देश फेंक दिया, दिल्ली को लूट के जो घर बनाया है ना, ये तो औरंगजेब के बाद केजरीवाल ने किया है, फेंक दिया। झगड़ना बंद करेंगे, झगड़े के अलावा है क्या दीपक जी? अगर झगड़ना भी बंद कर देंगे तो एक ही सांसद तक वो भी वहां से फिर करेंगे क्या? फिर अरे मोदी जी तो मशरूम खाते हैं, उनको नहीं पता होगा, उनको बताओ दाल का रेट, किनको क्या, उनको बताओ दाल का रेट, सब खा रहे हैं, आगे भी खाएंगे, उनको टमाटर दाल लूट के शीश महल नहीं बनाएंगे, बताओ उनको। अब दाल लूट के शीश महल नहीं बनाएंगे उनको, देश का टमाटर लूट के करोड़ों की गाड़ियां, 100-200 सिक्योरिटी, वो भी नहीं लेंगे, चिंता मत कीजिए। अरे जैसे हैं जनता के सामने वैसे के वैसे जाएंगे, बेवकूफ नहीं बनाएंगे, शर्ट के उल्टे बटन लगाकर नहीं जाएंगे जनता के सामने, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे जनता को। शिवम त्यागी, क्या नाम? शिवम त्यागी ही है मेरा, आपके रिपीट करने से क्या होगा बताइए? कल बैठते विश्लेषक बन के। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? रोज रूप बदल लेते हो। अरे तो क्या हुआ फिर? आपको दिक्कत क्या? आप बताइए। इस देश में इस देश में किसने कितने रूप बदले हैं? अगर अरविंद केजरीवाल को कर देना तो गिरगिट शर्मा है। धीरेन्द्र कुमार जी बनी हुई पार्टी आज कांग्रेस में मिलकर बैठी है, वो रूप बदलना बता रहे हैं। देखिए सर, 2024 का एक ट्रेलर आपको दिखा लोकसभा के अंदर, दूसरा यहाँ दिख गया है शिवम त्यागी और कुलदीप कुमार जी के बीच में। 2024 कैसा होगा उसका ट्रेलर दिख गया शिवम त्यागी और कुलदीप कुमार के बीच में। धीरेन्द्र कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, वो तो जबरदस्ती आपने इनकी न्यूज़ देखिए, अब आम आदमी को बोलना था। धन्यवाद। दिल्ली के बाढ़ में वाटर पे ये बोल रहे हैं टमाटर पे। टमाटर थोड़ा महंगा हो गया है, चलेगा। आम इस बार देश में पूरा सस्ता रहा, क्रेडिट देंगे मोदी जी को क्या? 9 साल में सबसे रिकॉर्ड सस्ता रहा है आम। ये आप लोग टमाटर लेके घूमते हैं ना, ये आम इस बार सबसे सस्ता रहा है, क्रेडिट दीजिए। ये तो आप देंगे नहीं। धीरेन्द्र जी, बस 10 सेकंड बोलना है। इनकी पार्टी का नाम आम आदमी हो सकता है, लेकिन ये आदमी आम नहीं खाते, ये महंगे फल खाने वाले लोग हैं।
एक मिनट बोलने दीजिए ना। इस दीपक अंधभक्ति जी का इलाज किसी और के मैं ये पास कहता हूं नहीं कि है। आपने कहा था इन्होंने कहा, अरे देश आप की इतने देर में तो प्याज थक गए होंगे, की कुलदीप जी खाती है, थोड़ा तो आराम देश कर में लो। मत दोगे भाई। भाई थोड़ा आराम कर लो। आपने शेर कहा था और इस आप अंधभक्ति कहते का कि कोई इलाज अकेले नहीं हैं, एक आदमी क्या कर लेंगे। दीपक जी, मैं उस शेर के माध्यम से ही लास्ट कमेंट देता हूं, ये इन लोगों की यूनिटी कर कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, जहां हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे अरे गुलिस्ता मोदी क्या जी, होगा। पूरे तो देश को बर्बाद के कर रहे हैं लोग मोदी जी अकेले ही। सब लोग को वो पहचान अकेला रहे है तो हैं। पूरे देश मैं को कर यही रहा है। रुकता हूँ। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। आपने देखा एक ट्रेलर, आपने लोकसभा के अंदर देखा, दूसरा ट्रेलर आपने देखा ताल ठोक के में। तो माहौल गर्म रहने वाला है 2024 तक। बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।